देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विकसित रूप ही खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जाल जितना जटिल होता जाता है, पर्यावरण उतना ही बेहतर होता जाता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र तथा पारिस्थितिकी। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को या इकोसिस्टम बोले तो टी से बोले तो एजी टॉन्सले ने इसकी खोज की थी। पारिस्थितिकी तंत्र का हो गया एजी टॉन्सले, या इकोसिस्टम को हो गया एजी टॉन्सले। और पारिस्थितिकी का क्या कहते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी को क्या कहते हैं, अर्नेस्ट एकल। मतलब प्रथम शब्द प्रयोग जो है पारिस्थितिकी शब्द का या इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट एकल ने किया था। पारिस्थितिकी देखिए तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वही बताया एजी टॉन्सल ने किया, जबकि पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है ना, पारिस्थितिक विज्ञान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने किया था। जीवों के प्राकृतिक आवास के अंतर्गत उनके अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। देखिए बस इतना ही फ़र्क है कि इसमें देखिए इको सिस्टम लिखा है और इसमें क्या लिखा है, इकोलॉजी लिखा है ना। तो ऐसे तुरंत मतलब चेंज हो जाता है। जैसे इको का मतलब क्या होता है, हो की आज, ओके मतलब क्या होता है, आवाज़। मतलब किसी घर का है ना, आवाज़ के बारे में अध्ययन करना। देखिए, इको का अर्थ है ओइक्यास या आवाज़, तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन या विज्ञान, है ना। तो जब आवाज़ का अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। और सिस्टम में क्या होता है, तंत्र होता है। लेकिन जब उसके अंतर्गत होने वाले तथ्यों का अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। जब केवल आवाज़ का अध्ययन करेंगे तो उसे कहेंगे इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी से क्या कहेंगे, केवल आवास का अध्ययन करेंगे। लेकिन जब आवास के अंदर का अध्ययन करेंगे तो उसे हम इको सिस्टम कहेंगे। देखिए यहाँ लिखा है कि जीवों के प्राकृतिक आवास के अंतर्गत, है ना, जीवों के प्राकृतिक आवास के अंतर्गत अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। जबकि किसी विशेष स्थान मतलब प्राकृतिक आवास जैविक तथा जबकि विशेष स्थान पर जैविक तथा भौतिक घटकों के मध्य अंतर संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र उसे कहते हैं जब किसी विशेष स्थान पर जैविक तथा भौतिक घटकों के मध्य अंतर संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। से वन, घास के मैदान, नदी, स्टेपीज। और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, खेत, पार्क, एक्वेरियम, जो मछली घर बनाया था। पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जैसे, है ना, जैसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र बात करें जो मतलब खेत, पार्क, एक्वेरियम। खेत, पार्क मतलब मनुष्य बनाता है, खेत प्राकृतिक नहीं है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जैसे क्या आता है, खेत, पार्क, एक्वेरियम, मछली घर, पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, कृत्रिम पारिस्थितिकी की उत्पादकता सर्वाधिक होती किससे, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। अगर प्राकृतिक की बात करें तो क्या होता है, वन, घास के मैदान, नदी, समुद्र, है ना। वन, घास के मैदान, नदी, समुद्र, पारिस्थितिक तंत्र, ये सब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं। देखिए, कृत्रिम पारितंत्र की अपेक्षा इनकी गुणवत्ता जो है कम होती है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की अपेक्षा जो है इनकी उत्पादकता कम होती है। कहने का मतलब है प्राकृतिक की जो उत्पादकता है वो कम होती है, कृत्रिम की उत्पादकता जो है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की अपेक्षा इनकी उत्पादक हो। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की अपेक्षा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता जो है सर्वाधिक होती है। ठीक है, सामान्यतः पारिस्थितिकी तंत्र को दो भाग में बांटा है, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र जैसे बात कर ले इस स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को हो जाए बायोम। तो इसमें देखिए 5 प्रकार के वन आते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में कौन से आते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र के 5 प्रकार के आते हैं। पहला कौन सा, सदाबहार वन को हो या भूमध्य रेखीय वर्षीय वन या बायोम को। दूसरा क्या आता है, मानसूनी वन या पर्णपाती वन बायोम, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा यही वन पाए जाते हैं। तीसरा क्या आता है, सदाबहार वन बायोम, है ना। और का चौथा कौन सा आता है, पर्णपाती वन बायोम। ये देखिए ऊपर जो है सदाबहार वन या भूमध्य रेखीय वर्षीय वन बायोम, और दूसरा मानसूनी वन या पर्णपाती वन, ये दोनों उष्णकटिबंधीय हैं। और जो नीचे वाले सदाबहार वन बायोम और पर्णपाती वन बायोम है, ये कौन से हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन हैं।
देखिए, अगर बात कर लें साकू जो है, साकू जिसे जनरली क्या कहते हैं, साल वृक्ष कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश, बंगाल, असम में। सागौन को जनरली क्या भाषा में कहते हैं? टीक। क्या कहते हैं? टीक। सागौन ये कहाँ पाया जाता है? एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश या उड़ीसा में पाया जाता है। देखिए, इम्पोर्टेंट कौन सा होता है? लाल चंदन होता है। कौन होता है? लाल चंदन, है ना। तो देखिए, लाल चंदन, चंदन लाल इम्पोर्टेंट होता है। कहाँ पाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शेषाचलम की पहाड़ियों पर। और वैसे चंदन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। और चंदन जो है परजीवी पौधा है। लाल चंदन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर बात करें पांचवें घास के मैदान में, देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और बात कर लें बोरियल वन। देखिए, बोरियल वन रूस में पाए जाते हैं। बोरियल वन को क्या कहते हैं? टैगा वन बायोम। देखिए, सबसे घने जंगल अमेजन वन में पाए जाते हैं, है ना। अमेजन वन में उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय वन, उष्णकटिबंधीय, है ना। सबसे घने जंगल कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन में पाए जाते हैं। और सबसे घने जंगल अमेजन में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। ये हो गया था हमारा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब बात कर ले हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन से आते हैं? ताजे जल का पारिस्थितिकी तंत्र और लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, भूमध्य रेखीय सदाबहार वर्षा वनों की उत्पादकता सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है सर्वाधिक होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि जो है कौन से वनों की उत्पादकता सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक होती है, तो कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय वर्षा वन, सदाबहार वर्षा वन ही पाए जाते हैं, है ना। कहेगी सभी वनों की उत्पादकता, मतलब कौन से वनों की उत्पादकता सर्वाधिक होती है सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में। तो भूमध्य रेखीय, चाहे उष्णकटिबंधीय लगा दो आगे, है ना, चाहे उष्णकटिबंधीय लगा दो, या ऐसे कहो आप भूमध्य रेखीय सदाबहार वर्षा वन, है ना। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की उत्पादकता उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की अपेक्षा अधिक होती। कहने का मतलब है ठंडे स्थानों पर घास ज़्यादा पैदा होगी, गर्मी के स्थानों पर घास कम उत्पादकता होगी, है ना। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की उत्पादकता उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। देखिए, अगर कोई कहे कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का ज़्यादा विस्तार या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विकास है, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक उत्पादकता कोरल पारिस्थितिकी तंत्र या मूंगे की चट्टान में होती है। देखिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी होती है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक उत्पादकता कोरल पारिस्थितिकी तंत्र में होती है। अगर बात कर लें कि मैंग्रोव वन की अपेक्षा कोरल, है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई कहे पूछे कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी होती है, ऑप्शन में कौन है? मैंग्रोव वन है और कोरल। तो कोरल जो बताया मैंने आपको, कोरल ही सही है। देखिए, विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जलीय की स्थलीय? तो जलीय है ना। विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पारिस्थितिकी तंत्र महासागरीय या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जबकि सबसे ज़्यादा या अधिकता जैव विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र भूमध्य रेखीय वर्षा वन है। अगर बात करें कि विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पारिस्थितिकी तंत्र जो है जलीय या महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है ना। और अगर बात कर ले कि विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा, तो भूमध्य रेखीय वर्षा वन है। अगर पिरामिड की बात कर लें तो हेल्टन ने इसकी खोज की थी। इसके दो होते हैं शीर्ष, है ना, वो आधार होता है। इसको 3 भागों में बांटा, संख्या के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर। देखिए, अनुसूची 8 को, है ना, भाग 17 बोलते 7 और 1 8, तो अनुसूची भाग 17 और अनुसूची 8। और आर्टिकल 347 से 351 के बीच राजभाषा से संबंधित है। संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णित है ना। 14 भाषा मूल संविधान में थी। बाद में 1967 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा को दर्जा दिया गया। फिर 1992 1992 के द्वारा 92 के द्वारा
92 के द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई, नमक, नेपाल, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 2003 के द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आखिरी 22वीं भाषा थी। आर्टिकल 29 में का नागरिक को भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। देखिए मूल संविधान में संविधान अनुच्छेद कितने थे? 395 थे, 8 अनुसूची थे, 22 भाग थे। और इससे वर्तमान में कौन से? वर्तमान में 444 अनुच्छेद हैं। और ये पहले कितने? 8 अनुसूची थे, अब कितने? 12 अनुसूची हैं। पहले कितने? 22 भाग थे, अब कितने हैं? 25 भाग हैं, है ना। अगर बात कर लेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से 368 में ली गई है। अब तक के कुल देखिए 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, है ना। भारतीय संविधान में मुख्यतः 3 प्रकार से संशोधन होता है। कुछ प्रावधानों में संसद के साधारण बहुमत से संशोधन होता है, जैसे नए राज्यों का निर्माण या परिवर्तन, है ना। अधिकांश प्रावधानों में संसद की विशेष बहुमत से संशोधन करना, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन में विशेष बहुमत प्रयोग होता है। और जबकि अगर बात कर ले कि नए राज्यों के निर्माण में हम साधारण बहुमत का प्रयोग करते हैं। कुछ प्रावधानों में संसद के विशेष बहुमत साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का समर्थन साधारण बहुमत से होना आवश्यक होता है, जिससे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और स्वयं अनुच्छेद 368 में प्रतिनिधि करने की प्रक्रिया। देखिए जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो अधिनियम 1951 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका संबंध 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार के प्रावधानों से है। देखिए छठवां संशोधन 1956 के द्वारा इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करके पहले 1+7 थी तो 8 था तो 8 से 11 कर दी गई। 7वां 1956 इस संशोधन के द्वारा एक राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग का गठन किया गया था, जिसमें संविधान की प्रथम अनुसूची में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए थे। जैसे 13वां 1962 है, इसमें नागालैंड को 1962 को इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। 21वां 1967 को इसमें संशोधन में संविधान में वर्णित भारतीय भाषाओं में सिंधी पंद्रहवीं भाषा को जोड़ी गई थी। बात कर ले अगर 42वां संशोधन 1976 का वाला, तो इस संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। देखिए इसका लघु संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ, देखिए प्रस्तावना में संशोधन अभी तक एक बार संशोधन किया गया है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। देखिए समाजवाद का मतलब कि समाज में व्याप्त किसी के प्रति भेदभाव न हो पाए, है ना। पंथ निरपेक्ष का कहने का मतलब है कोई अपना धर्म नहीं है ना, कोई अपना वो जाति नहीं है, मतलब किसी का वो नहीं, कैसे मतलब भेदभाव नहीं है। और अखंडता मतलब कि इसका खंडन नहीं होता है ना। देखिए मूल संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के काम में अनुच्छेद 51 के काम में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वां संशोधन 2002 के द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। राज्य की नीति निषेध तत्व के अनुच्छेद 39 का में समान न्याय और निःशुल्क वित्तीय सहायता थी। 43 के में उद्योगों में प्रबंधों में कर्मकारों की भागीदारी। 48 के काम का पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। राष्ट्रपति के संदर्भ में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी कर दिया गया। लेकिन इसके बाद जब आ गया 44वें संशोधन 1976, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति उसको स्वीकार करेगा, लेकिन उसको दोबारा करे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। संसद के संदर्भ में लोकसभा व राज्यसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया है। 44वां संशोधन 1978 इस संशोधन के द्वारा संविधान के मौलिक अधिकारों में वर्णित संपत्ति के अधिकार को विधि अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 काम में जोड़ दिया गया था। देखिए आर्टिकल 19 के एफ में स्वतंत्रता का संपत्ति का अधिकार था, लेकिन है ना 19 के एफ के अधिकार था। देखिए पहले 19 के एफ में था, लेकिन अब जो है आर्टिकल 31 में जो है संपत्ति का अधिकार है। अगर मतलब कि 52 1985 के द्वारा क्या हुआ था कि इसमें
10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम के प्रावधानों को जोड़ा गया था। देखिए प्रथम 1951 में 9वीं अनुसूची हुई थी जो भूमि सुधार के प्रावधानों से था। उसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित थी। इसको 52 1985 की तरह 11वीं थी वो क्या थी, पंचायत थी। इसमें 73वें संशोधन 1993 के द्वारा। उसके बाद फिर लेकर 12वीं में क्या था, नगर पंचायत बोर्ड, इसमें 1993, 74वें 1993। देखिए नरसिम्हा राव के शासनकाल में होती 61वें 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 71वां 1992 के द्वारा भारतीय भाषा में 3 भाषा जोड़ी गई जो अनुसूची 8 में वर्णित हैं। अनुसूची 8 में वर्णित है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 73वें 1992 के द्वारा लाखों 24 1993 इस तिथि को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसका संबंध पंचायती राज संस्थानों से, जिसमें कुल 29 विषय हैं। भाग 9 में पंचायती है जबकि 9 के काम में नगर पालिका है। 74 1992 अधिनियम 1992। देखिए दोनों का अधिनियम 1992 आया था लेकिन लागू 1993 हुआ था। इस संशोधन अधिनियम में भाग 9 के काम में जोड़ा गया जिसका संबंध नगर पालिका से, जो अनुसूची 12 में। ये अनुसूची 11 में थी, कौन सी, ग्राम पंचायत 11 में, लेकिन नगर पालिका जो है अनुसूची जो है 12 में है। 18 विषय के साथ रखी गई थी। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है लेकिन 243 बी से जेड जी तक है। 66 के द्वारा संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक आयु बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार माना जाएगा। मतलब कि मौलिक कर्तव्य में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जिसमें मानव संरक्षा विभाग का कर्तव्य निर्धारित किया जाएगा कि 6 से 14 वर्ष तक आए बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे।